नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस स्टेट। ये जजमेंट आई है 28 मार्च 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने जजमेंट लिखी है। ये केस एनडीपीएस एक्ट के बारे में है, उसमें बेल का ये मामला है। ये केस स्टार्ट करने से पहले इसी जजमेंट में एक जजमेंट का नाम लिया है एस हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। ये 1979 का केस है। इसमें बताया गया था कि स्पीडी ट्रायल, यानी केस आपका सही गति से चले और फटाफट आपकी ट्रायल खत्म हो, क्रिमिनल केस, ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर। उस हुसैन आरा खातून वाले केस में बिहार की जेलों में कुछ काफ़ी लोग ऐसे जेलों में डाले गए थे जिनके ऊपर अभी केस चल रहा था, जिनको कुछ अगर वो दोषी पाए जाते तो कुछ महीने की सज़ा होती या कुछ साल की सज़ा होती, और वो काफ़ी सालों से जेल में ही बंद थे। यानी जितने की उनको सज़ा होती, मान लो किसी को 6 महीने की सज़ा होनी थी और वो कई कई साल से जेल में ही बंद है क्योंकि उसका केस चल रहा है अभी। तो ऐसे सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया था और कहा था कि स्पीडी ट्रायल हमारे आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो अब मैं इस केस पर आता हूँ जिसका नाम है मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस स्टेट। इस केस में आरोपी जो है वो 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको जेल में, और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उनकी ट्रायल अभी आधी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। केस का मामला, आरोप क्या लगे हैं? सेक्शन 20, 25 और 29 एनडीपीएस एक्ट के। 20 के अंदर कमर्शियल क्वांटिटी में, एनडीपीएस में ज़्यादातर सज़ा जो मिलती है वो क्वांटिटी के आधार पर होती है उस ड्रग की। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी हो, और ड्रग बताए गए हैं किस किस ड्रग का कितनी क्वांटिटी को स्मॉल बोलेंगे, कितनी क्वांटिटी को कमर्शियल, तो 3 तरीकों से सज़ा मिलती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी हो तो सज़ा होती है 1 साल या उससे कम और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। मीडियम क्वांटिटी हो, अगर मीडियम वर्ड ये यूज़ नहीं किया हुआ एनडीपीएस एक्ट में, मीडियम क्वांटिटी हो तो 10 साल तक की सज़ा होती है और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। और अगर कमर्शियल क्वांटिटी हो तो सज़ा होती है कम से कम 10 साल, मैक्सिमम 20 साल और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना, या 2 लाख से ज़्यादा भी लगाया जा सकता है। तो ये 20, 25, 29 ये सेक्शन लगे हैं। इस केस में क्वांटिटी कमर्शियल है। केस इन्होंने ग्राउंड के लिए अपनी बेल लेने के लिए कि जब इनको अरेस्ट किया गया था तो ये 23 साल के थे, इनके पोजेशन से कोई ड्रग नहीं मिली है, और इनके जो को एक्यूज हैं उनको भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब केस की कहानी पर आते हैं। इस केस में गांजा है वो ड्रग, और गांजा की कमर्शियल क्वांटिटी 20 किलो है। स्मॉल क्वांटिटी ये नोटिफाई किया हुआ है, 1 किलो से कम हो गांजा तो उसको स्मॉल क्वांटिटी कहा जाता है, और अगर 20 किलो से ज़्यादा हो तो कमर्शियल क्वांटिटी में आती है 20 kg। इस केस में 180 किलो गांजा की बात है। घटना है 28 सितंबर 2015 की। 4 आरोपियों से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक गाड़ी के अंदर उनसे ड्रग बरामद हुई, गांजा 180 किलो। 4 अक्यूज थे। इनमें से एक अक्यूज को छत्तीसगढ़ ले जाया गया आइडेंटिफाई करने के लिए। ये केस दिल्ली का है। छत्तीसगढ़ ले जाया गया, वहाँ पे उन्होंने मोहम्मद मुस्लिम को अरेस्ट करवाया। तो 3 अक्टूबर 2015 को अरेस्ट किया मोहम्मद मुस्लिम को। 3 और लोगों को भी अरेस्ट किया गया, तो 4 लोगों को गाड़ी में अरेस्ट किया गया था। तो एक नितेश इक्का, उनकी स्टेटमेंट के आधार पर इन मोहम्मद मुस्लिम को 3 अक्टूबर 2015 को अरेस्ट किया गया। वहीं पर 3 और लोगों को अरेस्ट किया गया। तो उनमें से एक अक्यूज जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह उर्फ बीरे, कुछ एक नाम जरूरी है, वीरेंद्र सिंह उर्फ बीरे, उसने बताया कि वो गांजा खरीदता था और 3 लोगों के अकाउंट में और उनकी फैमिलीज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, और फिर वो आगे सप्लाई कर देता था नेपाल यादव को। नेपाल यादव का दूसरा नाम है टीनू पहलवान, टोनी पहलवान। तो गांजा खरीदता था वीरेंद्र सिंह बीरे। इन लोगों के 3 लोगों के अकाउंट में, जिसमें मोहम्मद मुस्लिम भी था, इनके अकाउंट में, उनकी फैमिलीज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, और फिर वो आगे गांजा सप्लाई कर देता था नेपाल यादव को, जिसका दूसरा नाम टोनी पहलवान है। तो ये पूरी कहानी है। अब ट्रायल कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दी है, हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी। हाई कोर्ट ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड्स दर्शा रहे हैं कि रेगुलर कॉन्टैक्ट था इनका और इनके अकाउंट में कई बार पैसे आए हैं। एक गवाह ने तो ये भी कहा है कि 50,000 रुपये मोहम्मद मुस्लिम ने उन्हें दिए थे।
तो सेक्शन 37 लागू होगा एनडीपीएस एक्ट का, तो इन्हें बेल नहीं मिलेगी। अब सेक्शन 37 क्या है, यही सारा खेल है सेक्शन 37 पर ही। सेक्शन 37 में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगती हैं, बेल नहीं मिलनी चाहिए। जो नॉर्मल आरोप होते हैं, नॉर्मल बाकी क्राइम से कहीं ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगती है सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट का, उसमें कहा गया कि अगर 19, 24 या 27 से ये वाले सेक्शन लगे हों या फिर कमर्शियल क्वांटिटी हो, अगर अब इस केस में कमर्शियल क्वांटिटी थी, तो जब भी ब्रॉडली समझाने के लिए, जब भी कमर्शियल क्वांटिटी लगेगी होगी तो सेक्शन 37 लग जाएगा। और सेक्शन 37 में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेल की। क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? इनको ट्विन कंडीशन कहा जाता है। पहला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो बेल अपोज करने का मौका मिलेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील। तो सेक्शन 37 की 2 कंडीशन होती हैं। पहला कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बेल अपोज करने का मौका मिलेगा, तो कोर्ट में यूजुअली स्टेट के वकील होते हैं तो वो बेल अपोज करते हैं। और दूसरी कंडीशन के 2 पार्ट हैं। पहला कि कोर्ट को ये लगे कि रीजंस टू बिलीव दैट दिस पर्सन हैज नॉट कमिटेड दैट क्राइम, दैट दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी, कि उनके पास रीजंस टू बिलीव हो, ये वर्ड यूज किए गए हैं, रीजन टू बिलीव कि वो गिल्टी नहीं है। मतलब जो मटेरियल है उस केस का वो देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा हो सामने ही कि ये इंसान गिल्टी नहीं है। और इसी का ही एक और हिस्सा है कि अगर इसको रिहा कर दिया गया इस इंसान को तो एक क्राइम नहीं करेगा दोबारा ये इसी तरह का, जिसका ये मतलब होता है यूजुअली कोर्ट में कि इसके खिलाफ पुराने और कोई केसेस तो नहीं रजिस्टर्ड, वो ऐसी दर्शाता है टेंडेंसी कि ये इंसान और कोई दोबारा यही क्राइम तो नहीं करेगा। तो 2 कंडीशंस क्या हैं? पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाली कंडीशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील को अपोज करने का मौका मिलेगा। दूसरी कंडीशन है कि कोर्ट को ये लगे, रीजंस टू बिलीव हो कि ये इंसान गिल्टी नहीं है। और एक और हिस्सा इसी का कि ये अगर इसको छोड़ दिया गया तो यही क्राइम ये दोबारा नहीं करेगा। तो ये कंडीशंस होती हैं, ये इनको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो यूजुअली पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाली तो हो ही जाती है सेटिस्फाई, क्योंकि स्टेट के वकील होंगे ही कोर्ट में। दूसरी वाली जो जमानत की है कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए वो इंसान गिल्टी नहीं है। अब इस केस में टोटल 64 विटनेसेस थे, 30 को एग्जामिन कर दिया गया है, 30 की गवाही हो गई है, 34 की अभी गवाही होनी बाकी है। तो ट्रायल अभी एक तरह से आधी भी पूरी नहीं हुई है। तो हाईकोर्ट ने कहा था कि बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, इनके वकील ने कहा कि अभी ट्रायल आधी भी पूरी नहीं हुई है, ये 23 साल के हैं कि उसको बेल मिल गई है तो इनको बेल मिलनी चाहिए, अभी ट्रायल आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है। स्टेट के वकील ने कहा कि सेक्शन 37 लागू होता है और ये इंसान एक ड्रग पेडलिंग नेटवर्क का हिस्सा है तो इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सारी बातों को समझा और क्या रीजनिंग दी। रीजनिंग बहुत ज़रूरी है इस केस में, और किस फैसले पर पहुंचे, इनको बेल मिली या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1994 का केस था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहा गया था कि एक तरफ तो आपको बेल रिफ्यूज़ की जा रही है, ये सेक्शन 37 पर थी एक तरह से जजमेंट, एक तरफ तो बेल रिफ्यूज़ की जा रही है, सख्त कंडीशन रख दी है सेक्शन 37 वाली, और दूसरी तरफ आपकी ट्रायल भी कंप्लीट नहीं की जा रही, क्योंकि एवरीबडी इज इनोसेंट टिल दे आर प्रूवन गिल्टी। तो अभी तक तो आप इनोसेंट ही हो और आपकी ट्रायल चल रही है और आपको जेल में डाल दिया गया है। तो एक तरफ तो आपको जमानत नहीं मिलेगी और दूसरा आपकी ट्रायल नहीं कंप्लीट हो रही है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो एक तरह से सही नहीं है, अनफेयर है, अनरीजनेबल है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 में स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है। वो स्टार्टिंग में केस का नाम लिया था हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बताया 1979 का केस, जिसमें बताया गया था कि स्पीडी ट्रायल आपका फंडामेंटल राइट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें कहा गया था कि अगर सज़ा जिस चीज़ का केस चल रहा है उसकी आधी सज़ा आप काट चुके हो अगर, तो आपको बेल मिल जानी चाहिए। फिर एक सेक्शन 2005 में सीआरपीसी में ऐड किया गया, सेक्शन 436A कैपिटल ए 436A। इस सेक्शन में बताया गया कि अगर सज़ा, टोटल सज़ा का आधा हिस्सा आप ट्रायल के दौरान काट चुके हो तो आपको जमानत पर रिहा कर देना चाहिए। और एक जजमेंट है सतिंदर कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, 2022 का केस है। ये पूरा केस, पूरी जजमेंट वो सतिंदर कुमार अंतिल की बेल पर ही है। उसमें बताया गया कि 436A स्पेशल कानूनों पर भी लागू होगा, जैसे ये एनडीपीएस एक्ट है या यूएपीए है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उन पर भी
लागू होगा 436 से, जिसमें कहा गया कि अगर आधी ड्यूरेशन आप काट चुके हो, मान लो 10 साल की है तो आप 5 साल अगर ट्रायल के दौरान ही हो गए तो आपको रिहा कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दो कंपीटिंग वैल्यूज होती हैं। पहला तो एक अक्यूज का हक, किसी भी इंसान का हक आज़ादी से रहने का, क्योंकि अभी तो वो इनोसेंट ही है। दूसरा सोसाइटी का हक कि किसी ने अगर कोई क्राइम किया तो उसको जेल में रखने का या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का। ये दो कंपीटिंग वैल्यूज़ हैं, उसका आज़ादी का हक और उसको जेल में, सोसाइटी का इंटरेस्ट उसको जेल में रखने का। अब सुप्रीम कोर्ट ये सब बातें समझा के केस पर आए। अब इस केस में 4 एक्यूज हैं। उनकी एक एक्यूज की स्टेटमेंट के आधार पर इन मोहम्मद मुस्लिम को शुरू में 4 को एक्यूज थे जिनसे रिकवरी हुई, उनमें से एक एक्यूज के आधार पर मोहम्मद मुस्लिम को अरेस्ट किया गया। उसी टाइम रिकवरी हुई थी जब वो शुरू में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। 28 सितंबर 2015 को रिकवरी से गांजा मिला था। फिर कहानी जो सुप्रीम कोर्ट ने आगे समझाई वो कि वीरेंद्र बीरे ये पैसे ट्रांसफ़र करता था इंसान, कोई रिकवरी नहीं हुई है इनसे, मोहम्मद मुस्लिम से। ऐसा एलिगेशन बोला स्टेट ने कि ये मास्टरमाइंड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मास्टरमाइंड है, पर ऐसा कोई एविडेंस तो सामने नहीं आया कि ये मास्टरमाइंड है। इनके खिलाफ कोई और केस नहीं है। ये 23 साल के थे जब इनको अरेस्ट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 लोगों की जमानत हो चुकी है, वीरेंद्र सिंह बीरे की भी, जो मेन गांजा खरीदता था और लोगों के अकाउंट में पैसे डालता था, और जिनको वो सप्लाई करता था, टोनी पहलवान, सॉरी नेपाल यादव, जिनका दूसरा नाम टोनी पहलवान है। इन दोनों, टोनी पहलवान और वीरेंद्र सिंह बीरे, इन दोनों की जमानत हो चुकी है। तो टोटल इनको कैद में 7 साल 4 महीने हो चुके हैं अभी तक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 30 विटनेस एग्जामिन हुए हैं, 34 अभी एग्जामिन होने हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सेक्शन 37 को समझाया कि यूजुअली बेल देने के लिए क्या क्या ध्यान रखा जाता है नॉर्मली, कि ऑफेंस क्या है, कितना सीरियस ऑफेंस है, जैसे मर्डर का ऑफेंस है क्या, या कितना सीरियस है वो देखा जाता है, कि इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं, भाग तो नहीं जाएंगे अगर इनको बेल दे दिया गया। जनरली ये देखा जाता है। और सेक्शन 37 में और रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें कहा गया है कि रीजंस टू बिलीव होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजंस टू बिलीव कैसे होगा, अभी एविडेंस तो कोई है नहीं, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगी तब तक एविडेंस पूरा नहीं होता। तो रीजन टू बिलीव का मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, जो मटेरियल कोर्ट के सामने पेश किया गया है, मटेरियल का मतलब FIR हो गई, लोगों स्टेटमेंट्स हो गई, या जो डॉक्यूमेंट्स आए उस केस के दौरान, उनको पहली नज़र में देखने पे ब्रॉडली अगर ऐसा लगे कि रीजनेबली सेटिस्फाइड है वो कोर्ट, रीजनेबली सेटिस्फाइड, तो वो जमानत दी जा सकती है। नहीं तो ऐसे तो सेक्शन 37 में कभी किसी को बेल मिलेगी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 436A भी लागू हो रहा है इस केस में। सतिंदर कुमार अंतिल की जजमेंट में कहा गया था कि NDPS एक्ट में भी लागू होगा 436A। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबली सेटिस्फाइड होना चाहिए कोर्ट, नहीं तो सेक्शन 37 में ऐसे तो किसी को बेल मिल ही नहीं पाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया आखिर में कि जो ये स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, सख्त कंडीशंस होती हैं, ये पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिर बेल, वो ट्रायल भी कंप्लीट हो जानी चाहिए टाइम पर। वो ट्रायल कंप्लीट ना होना, ये तो सही बात नहीं हुई। फिर ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब जो इन्होंने रीज़न दिए, इस इंसान को ज़मानत मिल जानी चाहिए, और सेक्शन 37 लगने के बावजूद भी इस इंसान को ज़मानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में हमारे देश की जेलों की दशा के बारे में कुछ एक बातें कही जो बतानी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे देश में जेलें जो हैं ओवर क्राउडेड हैं और उनमें रहने की दशा काफ़ी ख़राब है। दिसंबर 2021 का एक डाटा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, दिसंबर 2021 के डाटा, जिसमें बताया गया कि टोटल हमारे देश में जेलों में लगभग 5.5 लाख लोग हैं। टोटल जेलों की कैपेसिटी लगभग 4.25 लाख है। 75,000 ओवरली क्राउडेड है। 5.5 लाख लोग हैं हमारी जेलों में, 4.25 लाख लोगों की कैपेसिटी है, तो लगभग 75,000 ओवर क्राउडेड। इनमें से लगभग जो 5.5 लाख लोग हैं, इनमें से लगभग 1.25 लाख 1.25 लाख ये कन्विक्ट हैं, दोषी पाए जा चुके हैं, तो इनको तो अपनी सज़ा काटनी ही है। इनके अलावा लगभग 4.25 लाख लोग ये भी अंडर ट्रायल ही हैं, तो इनके खिलाफ अभी केस चल ही रहा है। तो 5.5 लाख लोगों में से लगभग 1.25 लाख लोग तो दोषी हैं, लेकिन 4.25 लाख लोग लगभग इनके खिलाफ अभी केस चल ही रहा है। और जेल में किसी को डालते हैं तो उसका वो अपनी फैमिली से भी दूर हो जाता है, समाज से दूर हो जाता है। तो कोर्ट को सेंसिटिव होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर भी।
और कोर्ट ये ध्यान रखें कि जो ट्रायल है वो जल्दी खत्म हो, स्पीडी ट्रायल, क्योंकि वो हमारे फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है, खासकर उन केसेस में जब स्ट्रिंजेंट कंडीशन हो बेल देने के लिए, जैसे एनडीपीएस एक्ट में सेक्शन 37 की स्ट्रिंजेंट कंडीशन है। तो ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी। तो इस केस में हमने ये समझा कि सेक्शन 37 की जो कंडीशंस है उसके बावजूद भी बेल मिल सकती है अगर कोर्ट रीजनेबली सेटिस्फाइड हो उस मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को देखकर कि इस इंसान ने वो क्राइम नहीं किया है। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।